हमारा जो न्यू चैप्टर है डेट इज़ बेस्ड अपॉन द एनालिटिकल केम टेक्निक्स, जिसके अंदर वी विल डिस्कस इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली एक टेक्निक है जिसमें वी हैव टू डिस्कस द फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड स्पेशली। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप्स जो आपने अब तक किए हैं, आप लोगों ने अब तक जो कवर किए हैं फंक्शनल ग्रुप, उन्हीं को यहाँ पे वो करेक्टराइज करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। अब आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये वर्ड जो आईआर है स्टैंड फॉर इंफ्रारेड, और आपको इस चीज़ का अच्छे से पता होगा कि हमारे पास नेचर में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, EMS, इसके अंदर डिफरेंट रेंजेस एग्जिस्ट करती हैं। उनमें से एक रेंज जो है वो इंफ्रारेड होती है। अब इनके लिए पर्टिकुलर हम वैल्यूज़ असाइन करते हैं। आपको पता होगा तमाम जो रेंजेस हैं एक EMS के अंदर, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी भी है, वेवलेंथ भी है, और इसके अलावा एनर्जी भी है। ये तीन वेरिएबल्स जो होते हैं एसोसिएटेड होते हैं विद एनी पर्टिकुलर रेडिएशन। इंफ्रारेड के लिए भी हमारे पास जो है वो एक रेंज होगी। वो रेंज हम बताएंगे यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ द वेव नंबर। वेव नंबर आपको पता होगा ये इन्वर्स होता है लैम्डा के, वेव लैम्डा के ये इन्वर्स होगा वेव लैम्डा। आपका आइडिया होगा क्या होता है, कोई बता सकते हैं व्हाट इज़ लैम्डा? वेवलेंथ। वेवलेंथ लैम्डा को कैसे आप डिफाइन करते हैं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। तो लैम्डा एक वेरिएबल है वैसे तो, कोई मुझे मतलब सर वो एक करैक्टर है जिसको यूज करते हैं फिजिक्स में किसी चीज को बताने के लिए, नहीं जैसे फॉर्मूले में नहीं नहीं, फ्रीक्वेंसी। लैम्डा किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, हमने ये चीज़ देखनी है। वो तो देखो कोई भी रेडिएशन है उसके लिए एनर्जी भी है, फ्रीक्वेंसी भी है, लैम्डा भी है, लेकिन फ्रीक्वेंसी हम कहते होते हैं इट इज़ द रिपीटिशन ऑफ एनीथिंग इन अ पर्टिकुलर टाइम, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उसी से रिलेटेड एनर्जी भी होती है, लेकिन लैम्डा सर किस चीज़ को, एक रेपिटेशन का जो लेंथ होता है उसको लैम्डा कहते हैं। किस किस चीज़ का लेंथ होता है? एक रेपिटेशन, एक अगर जैसे हम्म, कि यूनिट है उसकी जो लेंथ होती है उसको ठीक लैम्डा है। कहते हैं, यानी वेवलेंथ। चलें, जो मुझे पता है अकॉर्डिंग टू माय फिजिक्स वो ये है कि जो वेव्स होती हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ द क्रस्ट एंड ट्रफ्स, इन्हीं को हम कहते होते हैं वेव्स। तो एक क्रस्ट से लेके दूसरे क्रस्ट तक का जो डिस्टेंस होता है उसको लैम्डा कहते हैं। क्या मैंने ठीक बताया? हाँ हाँ जी। तो जस्ट ये होता है, मैं ये पूछना चाह रहा था कि किसको हम लैम्डा कहते होते हैं। हम लैम्डा इस चीज़ को कहते हैं, वेवलेंथ इसी को कहा जाता है, एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का जो डिस्टेंस होता है। इसी तरह आप ट्रफ से भी ले सकते हैं। आपने बस एक पॉइंट से जब दूसरी वेव आ रही होगी तो उसी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा वो वेवलेंथ बनता है, तो ये हम आसानी के लिए क्रस्ट कह लेते हैं। इसी तरह आप ट्रफ भी कंसिडर कर सकते हैं। इसी तरह आप कोई और डिस्टेंस भी कोई मेजर कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ से लेकर इधर से लेकर नेक्स्ट वेव के भी यहाँ तक का डिस्टेंस, लेट्स सपोज मैं कहूँ दो इन फेज पॉइंट्स के इन दरमियान फेस डिस्टेंस। पॉइंट्स का डिस्टेंस जो होगा वो एग्जैक्टली लैम्डा होता है। यहाँ पे हम IR की बात कर रहे हैं बॉयज। तो अब आपने यहाँ पर बेसिकली जो चीज़ अंडरस्टैंड करनी है वो ये है कि हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके अंदर जो बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं वो बॉन्ड्स बेसिकली कोवलेंट नेचर के हैं। हमने वहाँ पे आयोनिक को नहीं कंसिडर करना, मेटालिक को कंसिडर नहीं करना, हमने सिर्फ और सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड को ही उसके अंदर डिस्कस करना होता है या समझना होता है। कोवलेंट बॉन्ड किसी भी दो एटम के बिटवीन जो एग्जिस्ट करता है उसकी कोई ना कोई पर्टिकुलर बॉन्ड एनर्जी भी एग्जिस्ट करती है, और आपने ये बॉन्ड एनर्जी का टॉपिक पहले पढ़ लिया हुआ है। हमने बॉन्ड एनर्जी एनर्जेटिक्स के चैप्टर में बात की थी, जब हमने एंथैल्पी चैप्टर जब कर रहे थे उसमें बिटवीन द टू एटम्स जो बॉन्ड एनर्जी होती है। फिर उसके बाद हमने ऑर्गेनिक में भी ये बात की थी कि बिटवीन द टू एटम जो बॉन्ड एनर्जी होती है, ये फॉर एग्जांपल कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी डिफरेंट होगी, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड की अलग होगी, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की अलग होगी। इसी तरह से कार्बन टू हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी है। सो ये सारे के सारे कोवलेंट बॉन्ड हैं। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड भी होंगे, इसमें डबल कोवलेंट बॉन्ड भी होंगे और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड भी होंगे। इन सब की कोई ना कोई पर्टिकुलर बॉन्ड एनर्जी एग्जिस्ट करेगी। तो जब मैंने यहाँ पे ऊपर बताया था कि हम किसी मैग्नेटिक रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करते होते हैं तो उसमें एनर्जी के साथ उनकी
फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की भी बात करते हैं। तो हम उनकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी की भी बात करते हैं। तो अब ये जो एनर्जी है कोवेलेंट बॉन्ड की, बेसिकली ये एनर्जी मैच करती है विद द एनर्जी ऑफ द IR रेंज। इंफ्रारेड रेंज से ये वाली एनर्जी मैच करती है जो कि कोवेलेंट बॉन्ड की होती है। तो मतलब क्या हुआ कि जब कभी आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हिट करना है, थ्रो करना है ऑन द सैंपल ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उसके ऊपर उसमें जो मौजूद होंगे एटम टू एटम बॉन्ड्स, उन एटम एटम बॉन्ड्स ने वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेनी है। अब वो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होगी, और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी जब होगी तो साथ में कुछ एनर्जी ट्रांसमिट भी होगी, रिफ्लेक्ट भी होगी, क्योंकि सारी की सारी एनर्जी तो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। कोई भी एटम जो है, कोई भी, लेट्स सपोज मैं कार्बन टू कार्बन बॉन्ड कह रहा हूँ, तो इसने कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की या पर्टिकुलर वेव लेंथ की जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है, बाकी की एनर्जी को उससे एब्जॉर्ब नहीं करना, बाकी की एनर्जी को ये ट्रांसमिट कर देगा। तो जो ट्रांसमिटेड एनर्जी होगी, ये ट्रांसमिटेड जो वेव लेंथ होगी, उसी से हम डिटरमिन करेंगे कि हमारे पास जो है, या इनफैक्ट एब्जॉर्ब एनर्जी से भी हम आइडेंटिफाई करेंगे। कहीं पर हम एब्जॉर्ब एनर्जी की बात कर रहे होंगे, कहीं पे हम ट्रांसमिटेड एनर्जी की बात कर रहे होंगे, और उसको हम फाइंड आउट कर रहे होंगे यूजिंग द, जो हमारे पास इसके लिए मशीन यूज़ की जाती है, इसको हम स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो वर्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसके लिए इंस्ट्रूमेंट होता है स्पेक्ट्रोमीटर, और इसी से वर्ड निकला है स्पेक्ट्रोमीट्री। ये बेसिकली वो डिवाइस है जो कि मेजर करती होती है कि कौन सी रेडिएशन आई और कितनी अमाउंट के साथ उसको रिसीव हुई। तो ट्रांसमिटेड एनर्जी आप इसमें चेक करते हैं। तो अब हमने ये भी देखना है कि जब रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी IR की, तो उस टाइम पर जो दो एटम के बिटवीन जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड की मूवमेंट कैसी होगी। आपको पता है, हम अगर एक रस्सी को पकड़ के उसको एनर्जी देते हैं, तो बेसिकली हम उसमें वेव्स क्रिएट कर रहे होते हैं, और वो वेव्स बेसिकली उसमें वाइब्रेशंस हैं। हाँ, वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे होते हैं उसके अंदर, जब एनर्जी हम खुद प्रोवाइड करते हैं या फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी रॉक के ऊपर। अब यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करें कि जब दो एटम्स, ये जैसा कार्बन टू कार्बन एटम है, जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा IR की, क्योंकि उसकी एनर्जी मैच करती है IR रेडिएशन या IR रेंज की जो एनर्जी है, वो तमाम कोवेलेंट बॉन्ड्स को मैच करती है। तो जब इसे एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है, तो उसके रिजल्ट में इसके अंदर कोई ना कोई पर्टिकुलर टाइप की बॉन्डिंग, पर्टिकुलर टाइप की मूवमेंट या वाइब्रेशन क्रिएट होगी। इसको हम कहते हैं वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्रिएट होगी उस बॉन्ड में। वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी IR की वजह से होती है हमेशा। दो एटम जो कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं, उनके बॉन्ड की जो वाइब्रेशन होती है, वो बिकॉज ऑफ द IR होती है। आप इसमें NMR को इंक्लूड नहीं कर सकते, इसमें विजिबल रीजन को इंक्लूड नहीं कर सकते, गैमा रेज नहीं कर सकते, एक्स रेज नहीं कर सकते, क्योंकि उन रेंजेस की जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं, वो वाइब्रेशन क्रिएट नहीं कर सकती हैं। उनके कोई और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। फॉर एग्जांपल, जो एक्स-रे होता है, एक्स-रे को हम यूज़ करते होते हैं टू फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ द वेरी हार्ड मटेरियल, जिनमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल मेटल्स के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं एक्स-रे को। वहाँ पे हम कोवेलेंट बॉन्ड के लिए एक्स-रे को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ही हाईली एनर्जेटिक है, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड्स में एब्जॉर्ब नहीं होती। तो ये मैंने आपको एक सिर्फ क्ल्यू दिया है कि डिफरेंट रेंजेस की किस तरह से डिफरेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती हैं। इसी तरह से आपको माइक्रोवेव रेज का पता है, माइक्रोवेव्स की एनर्जी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू IR, और इसी वजह से हम इनको माइक्रोवेव ओवन में भी यूज़ करते होते हैं, जो कि फॉर कुकिंग पर्पसेस होती है, फॉर हीटिंग द फूड्स। अच्छा, अब आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि जब मैंने ये कहा कि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्रिएट होगी बिटवीन द बॉन्ड्स ऑफ द एटम, अब वो वाइब्रेशन किस तरह की होगी, ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ आपने विजुअलाइज करनी है, जो कि मैं आपको स्क्रीन पे शो करने लगा हूँ सबको। हमारे पास ये डिफरेंट टाइप्स की जो हैं वो फ्रीक्वेंसीज एग्जिस्ट करती हैं, इसको हम कहते होते हैं वाइब्रेशंस। हमारे पास सिमेट्रिक होती है, एंटी सिमेट्रिक होगी, और सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक के अंदर हम कहेंगे स्ट्रेचिंग। ये दोनों एक ही टाइप के अंदर आ रही है, इसको हम स्ट्रेचिंग कहते हैं।
तो स्ट्रेचिंग में सिमेट्रिक होगा और एंटी सिमेट्रिक होगा। अभी मैं इस वीडियो को प्ले करूँगा तो आपको इसकी मूवमेंट नज़र आएगी। और इसके बाद फिर ये बाकी जो चार हैं, रॉकिंग, वैगिंग, ट्विस्टिंग एंड सीजरिंग, ये बेसिकली सीजरिंग, ये जो हैं ये तमाम के तमाम आती हैं बेंडिंग में, बेंड करना। स्ट्रेचिंग एक टाइप है और बेंडिंग दूसरी टाइप है। स्ट्रेचिंग में 2 होगी और बेंडिंग में 4 होगी। अभी मैं दूसरी वीडियोस भी दिखाऊंगा, उसमें आपको मज़ीद क्लासिफिकेशन नज़र आएगी। तो ये मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ, आपने देखना है कि इसकी मूवमेंट किस तरह से हो रही है। तो सिमेट्रिक में जो बॉन्ड्स हैं वो सिमेट्रिकली ऊपर और नीचे एक ही डायरेक्शन में हो रही हैं। एंटी सिमेट्रिक में एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे हो रहा है, मतलब एंटी सिमेट्रिक हो रहा है। रॉकिंग में आपको दोनों बॉन्ड्स बैंड होते हुए नज़र आ रहे हैं, इसमें स्ट्रेचिंग नहीं हो रही, ये रॉकिंग हो रही है, इसको हम कहते हैं बैंडिंग। वैगिंग जो है इसमें दोनों जो एटम्स है ग्रीन कलर के, अच्छा याद रखना ये 3 एटम्स का मॉलिक्यूल है, ब्लैक एक है और 2 ग्रीन है, तो 3 एटम्स का ये एक मॉलिक्यूल है। तो आपने इसी तरह से इसको अंडरस्टैंड करना है। वैगिंग में क्या हो रहा है, दो लगे हुए हैं वो इनटू द प्लेन एंड आउट ऑफ द प्लेन एग्जैक्टली आउट ऑफ द प्लेन एंड इनटू द प्लेन वो एट द सेम टाइम हो रही हैं। ट्विस्टिंग में एक जो बॉन्ड है वो इनटू द प्लेन और दूसरा आउट ऑफ द प्लेन हो रहा है एक टाइम पर। और सीजरिंग में जो है इनकी एक ही प्लेन में मूवमेंट हो रही है, लेकिन लेफ़्ट टू राइट एंड क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज हो रही है इनकी मूवमेंट। आपने ये वाइब्रेशन बनानी भी नहीं है, ना पूछी जाएगी आपसे, ना नाम पूछे जाएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ कुछ नॉलेज है जो आपको रिक्वायर्ड होगा, ताकि आपने आगे जो अभी मैंने करवाना है उससे इसके साथ लिंक होगा, उससे आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हम इसको उससे रिलेट कर रहे होते हैं। तो एक वीडियो ये होगी। Infrared spectrometry helps chemists to identify the functional groups present in a compound. और It can इसको भी therefore देख help in लें, finding the structure of a compound. ये A pair of atoms joined by a covalent bond can be thought of as being like balls on the end of a vibrating spring. और इसके अलावा एक ये वीडियो भी देख लेते हैं। इसमें भी दिखाया गया सिमेट्रिकल बॉन्ड्स जो हैं वो एक ही प्लेन में स्ट्रेच हो रही हैं सिमेट्रिकली। इसमें एसिमेट्रिकली हो रहे हैं। ये बेंडिंग की वाइब्रेशन होगी, ये सीजरिंग हो गई। ये कब होती हैं, जब कभी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तब की बातें हो रही हैं, बिफोर उससे पहले की बातें नहीं हो रही। आईआर रेडिएशन एब्जॉर्ब करने के बाद की बातें हैं। ये रॉकिंग हो गई, एक ही प्लेन में हो रही है। ये वैगिंग है, जो दोनों एक ही टाइम पर आउट ऑफ द प्लेन एंड इनटू द प्लेन जा रहे हैं। और ये ट्विस्टिंग हो गई, जिसमें एक आउट ऑफ द प्लेन और एक इनटू द प्लेन है। जी यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? एनी क्वेश्चन? तो ये बेसिकली इस तरह की रेडिएशंस क्रिएट होती हैं, या इस तरह की वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं जब आईआर रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाए। अब इसके बाद हम ये बात करेंगे कि हमने जब कभी ये स्पेक्ट्रोमेट्री यूज़ करनी है तो उसमें हम ये मुहैया करेंगे कि कितनी परसेंटेज की एब्जॉर्बेंस हुई या कितने परसेंटेज की ट्रांसमिटेड हुई। आपको इसका लिंक पता होगा कि अगर 5% ट्रांसमिशन होती है तो उसका मतलब यह है कि 95% एब्जॉर्ब हो गई है, या उसका रेसिप्रोकल ले लें या उसका इन्वर्स कह दें कि अगर 100% ट्रांसमिटेड है तो उसका मतलब ये होगा कि सारी की सारी ट्रांसमिटेड होगी, कोई भी एब्जॉर्ब नहीं हुई। इसके बाद फिर ये जो फ्रीक्वेंसीज़, ये जो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होती है, ये डिपेंड किस किस पे करती है। ये भी कुछ फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि आपको सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन हम इस चीज़ को ज़रूर अंडरस्टैंड करेंगे कि किस टाइप की एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, मतलब क्योंकि हमें एक पता है रेंज है। अब वो जो रेंज है आईआर रेडिएशन की, उसमें कुछ एब्जॉर्ब होंगे, कुछ एब्जॉर्ब नहीं होंगे। वो जो एब्जॉर्ब होंगे वो किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है ऑन द बेसिस ऑफ द इसको हम कहते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो कि एब्जॉर्ब होनी है। वो होगी ऑन द बेसिस ऑफ द मैसेज ऑफ द एटम्स।
ये जब भी आप डायग्राम वीडियोस देख रहे थे उसमें जो ग्रीन कलर के जो एटम्स हैं, अब हमें नहीं पता वो कौन से थे, लेकिन वो जिस भी एलिमेंट के होंगे उनका कोई ना कोई पर्टिकुलर एटॉमिक मास होगा, AR वैल्यू होगी, तो वो उस AR पे बेस करेगा। इसके अलावा लेंथ एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, मतलब कि आपको पता है कहीं पे बॉन्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, कहीं पे डबल है, कहीं पे ट्रिपल है, तो उससे उस बेस पे उनकी बॉन्ड लेंथ भी चेंज होती है, तो इस पर बेस करेगा। इसके अलावा ये डिफरेंट फैक्टर से इन पे बेस करते हैं। सो जब IR की एनर्जी और जो बॉन्ड है, बॉन्ड एनर्जी जो दो एटम के बिटवीन है, वो जब आपस में मैच करेगी तो उसके रिजल्ट में जो फ्रीक्वेंसी क्रिएट होगी इसको हम कहेंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जब ये मैचिंग के टाइम पर होती है, तो उसी टाइम पर पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ IR जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है। मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ द IR फ्रीक्वेंसी कब होगी, जब कभी उनकी आपस में फ्रीक्वेंसी रेजोनेट कर जाए, रेजोनेंस के टाइम पे एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। इसके अलावा ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि बॉन्ड्स में बेंडिंग, स्ट्रेचिंग और ट्विस्टिंग क्या थी। स्ट्रेचिंग में दो थी, बेंडिंग में आती हैं और ट्विस्टिंग, वैसे बेंडिंग का ही ये पार्ट है ट्विस्टिंग। इसके अलावा एक और जो फैक्टर है जो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी को बताता है वो है डाइपोल मोमेंट, मतलब कि कितना बॉन्ड पोलर है, पोलैरिटी के ऊपर भी बेस करेगा ये। अब पोलैरिटी में आपको पता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी आता है, और कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर C डबल बॉन्डेड O भी प्रेजेंट है, क्योंकि इसमें कार्बन पे सिग्मा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे सिग्मा नेगेटिव है, और अल्कोहल में ऑक्सीजन पे सिग्मा नेगेटिव और हाइड्रोजन पे सिग्मा पॉजिटिव है, तो पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड भी मैटर करते हैं। अब आपने IR स्पेक्ट्रम जो प्लॉट कर आपको जो मिलेगा, प्लॉट होता हुआ मिलेगा एक्सिस के ऊपर, उसकी हेल्प से आप फंक्शनल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करेंगे। हर फंक्शनल ग्रुप के अंदर कोई ना कोई पर्टिकुलर IR की पीक्स हमें देखने को मिलेंगी जो कि करेक्टरिस्टिक होंगी और मोर और लेस वो एक जैसी होंगी। इसके अलावा जो हमने यूज़ करना है यहाँ पे यूनिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन या IR, वो हम यूनिट यूज़ करेंगे वेव नंबर। वेव नंबर जो कि रेसिप्रोकल होता है लैम्डा का, 1/λ लैम्डा जो होगा उसको वेव नंबर कहते होते हैं। और यहाँ पे वेव नंबर का जो यूनिट यूज़ किया जाएगा डैट विल बी पर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर इनवर्स। अब आपको मैं ज़रा डायग्राम दिखा देता हूँ IR रेडिएशन की। आपने चूँकि क्वेश्चन ऑलरेडी पास पेपर से कर रही है तो उसमें आपने डायग्राम देखी होंगी। तो इस तरह की ये IR स्पेक्ट्रम इसको हम कहते होते हैं, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, ये इस तरह का देखने को मिलता है। यहाँ पे Y एक्सिस जो है उसके पर कहीं पर ट्रांसमिटेंस की वैल्यूज़ दी जाएंगी, कहीं पे एब्जॉर्बेंस की वैल्यू दी जाएंगी, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। और अलॉन्ग द X एक्सिस आपको वेव नंबर ये फिक्स रहेगा, इसमें चेंज नहीं होगा, यूनिट भी हमेशा पर सेंटीमीटर रहेगा और ये वेरिएबल हमेशा वेव नंबर होगा, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन जो Y एक्सिस है वो कहीं पर ट्रांसमिटेंस देंगे, कहीं पर एब्जॉर्बेंस, और उसका फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे ट्रांसमिटर जो है 0 से ऊपर 100 की तरफ जा रही है, और जहाँ पे एब्जॉर्बेंस होगा तो एब्जॉर्बेंस में ऊपर 0 होगा और नीचे 100 हो जाएगा। ये एब्जॉर्बेंस के केस में होगा, बात वही आ जाती है, ये एब्जॉर्बेंस में होगा। वैसे पीक्स अभी मैंने डिटेल में करवानी है, अभी इसको जस्ट मैं ओवरव्यू दिया है, अभी डिटेल में करवाऊँगा। पीक्स का बस मतलब ये था कि ये जो पीक्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं कि किस एनर्जी के ऊपर, किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो है वो एब्जॉर्प्शन या ट्रांसमिटेंस हो रही है। अब यहाँ पे अगर वैल्यू लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये वैल्यूज़ की यहाँ पे बिल्कुल करीब पहुँची है, तो इस ज़ीरो के मतलब इसका मतलब होगा कि इसकी ट्रांसमिटेंस है वो लेट्स सपोज 5% ट्रांसमिटेंस है। इसका 5% अगर ट्रांसमिटेंस मैं कहता हूँ तो उसका मतलब क्या होगा कि 95% क्या हुआ अब्दुल्ला? Absorbed. एब्जॉर्बेंस। तो 95% एब्जॉर्बेंस, तो ये वो 95% एनर्जी IR की जो है वो एब्जॉर्ब हुई है इस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे। इसका सिर्फ ये मतलब था। अभी मैंने डिटेल में ये सारे जो स्पेक्ट्रा है वो करवाने हैं अभी, तो जैसे कि ओवरव्यू था। करेक्टरिस्टिक IR स्पेक्ट्रम, किसी भी कंपाउंड का हम नोट करेंगे
और वो बेसिकली काम करती है एज ए फिंगरप्रिंटिंग आपको पता है, ये जो क्राइम्स होते हैं वहाँ पे इंसानों का फिंगरप्रिंट चेक किया जाता है, या वैसे भी बायोमेट्रिक में भी फिंगरप्रिंट जो होता है वो इसी चीज़ को आइडेंटिफाई करता है कि किस इंडिविजुअल को ये मैच कर रही है। यहाँ पे हमने जो IR स्पेक्ट्रम है उसको यूज़ करना है टू फाइंड आउट द आइडेंटिटी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, और वहाँ पे जो IR स्पेक्ट्रम होगा वो बेसिकली एक डेटाबेस है फिंगरप्रिंटिंग के लिए ऑफ द अननोन कंपाउंड। तो ये एक टेबल है। इस टेबल में आपको ये जो मैंने अभी एक्स एक्सिस पे वेव नंबर दिखाया था, ये वैल्यूज़ उसको रिप्रेजेंट की जा रही है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आइडेंटिटी जो है वो लेफ़्ट साइड पे कि किसकी ये रिप्रेजेंटेशन है। बॉन्ड कौन सा होगा? लेट्स सपोज कार्बन टू ऑक्सीजन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अगर कार्बन टू ऑक्सीजन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है तो इस केस में ये आपको पता है ये अल्कोहल्स में एग्जिस्ट करता है और ये एस्टर्स में भी एग्जिस्ट करता है। ईथर्स आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, इसलिए इसको मैं रिमूव करूँगा। वैसे ही ये इन्होंने टेबल दे दी है, इवन दो इसकी ज़रूरत अभी के लिए नहीं है। और एट द सेम टाइम जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स भी आपके अभी सिलेबस का पार्ट नहीं है AS में, बट A2 में तो इंक्लूडेड है, तो इसलिए इसको भी मैं रिमूव कर रहा हूँ AS के लिए। जो बच्चा A2 का एग्ज़ाम दे रहा होगा उसके लिए सारा टेबल इंक्लूडेड होगा, क्योंकि उसने AS को भी इंक्लूड करना है, उसने A2 के भी कंपाउंड्स को इंक्लूड करना है। फिर अमाइड रिमूव करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे दोबारा से अमाइड है। डेट्स ऑल। इनको अभी के लिए हमने रिमूव किए, और साथ में अल्काइंस भी टू सम एक्सटेंट नहीं ज़रूरत अभी। टेबल आपके पास रहेगा, ये रिमूव नहीं होगा। मैं वैसे ही आपको बताने के लिए कि ये जो रिमूव किए ये A2 के जो हैं वो उनमें इंक्लूडेड है। अब बेसिकली यहाँ पर क्या है, आपको कार्बन टू ऑक्सीजन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बता दिया गया है। अब ये कार्बन टू ऑक्सीजन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड अल्कोहल में भी है और एस्टर्स में भी है। इसकी जो रेंज है वो होगी 1040 से 1300 पर सेंटीमीटर। ये रेंज फिक्स नहीं है। आपको याद होगा जैसा मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ की बेस पर कहा था कि अगर लेट्स सपोज 0 से लेके लेस देन 0.5 था तो वो नॉन पोलर था, लेकिन स्टिल 0.5 जो होती है वो एक बॉर्डर लाइन केस था जिसमें नॉन पोलर और पोलर दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं। एट द सेम इसी तरह से ये जो चीज़ है ये एक रफ़ वैल्यूज़ होती हैं, इससे मोर और लेस थोड़ा बहुत हो सकता है चेंज। तो अगर आपको पीक इस पॉइंट पर नज़र आती है तो फिर मतलब कि उसमें कार्बन टू ऑक्सीजन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, और बाकी अब आपने चेक करना होगा कि क्या वो अल्कोहल का होगा या वो एस्टर का होगा, किसी एक का ये हो सकता है। अब ये जो मैंने आपको पीक दिखाई थी इसी ये स्पेक्ट्रा दिखाया था, इस स्पेक्ट्रा में जो वैल्यूज़ हैं ये पीक्स हैं, और हमने देखना होता है उनको जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग पीक्स होती हैं। स्ट्रॉन्ग पीक्स ही आपको इन्फॉर्मेशन दे रही होती हैं कि यहाँ पे कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं, हम इनको यूज़ करते हैं इन पीक्स को। लेकिन याद रखना ये जो IR स्पेक्ट्रम है ये अकेला काफ़ी नहीं है हमारे लिए, हम इससे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते कि हमारा जो सैंपल है वो यही है। हम IR को यूज़ सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि हम फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सकें कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है। इससे हमें हरगिज़ ये नहीं पता चलेगा कि इसके अंदर कितने कार्बन आइटम्स प्रेजेंट हैं, कितने हाइड्रोजन आइटम प्रेजेंट हैं, ये चीज़ हमें यहाँ से नहीं पता लग सकती। और इसी तरह हम उसके आइसोमर भी नहीं चेक कर सकते कि कौन सा आइसोमर यूज़ हो रहा है। तो ये सारी बातें या ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मज़ीद कुछ टेक्निक इसमें ऐड करनी पड़ती हैं, और एक दूसरी टेक्निक जो आप यूज़ करेंगे अपने सिलेबस में दैट इज़ द मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मास स्पेक्ट्रोमेट्री आप AS में यूज़ करेंगे, अभी नेक्स्ट टॉपिक इसका यही होगा, और A2 में आपने NMR भी इंक्लूड कर देना है। तो ये फर्दर टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं जिससे हम क्लियर कट पिक्चर देख सकते हैं, या पिक्चर या क्लियर कट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, क्लियर कट स्ट्रक्चर हम ड्राइव कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो कि सैंपल हमारे पास गिवन है। आपको पता है ज़्यादातर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं दे आर ऑल, हमें पता है कि ज़्यादातर जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक के दे आर कलरलेस। तो कलरलेस कंपाउंड की करेक्टराइजेशन तो फिर डेफिनेटली आपको कुछ एनालिटिकल टेक्निक्स ही चाहिए टू आइडेंटिफाई दैट। तो यहाँ पे अभी हमने IR को यूज़ करना है, इसके बाद फिर हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री को यूज़ करेंगे, और फिर A2 में हम NMR भी यूज़ करेंगे। इसके अलावा भी कुछ मज़ीद भी
टेक्निक्स एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन वो आपके कैमब्रिज का पार्ट नहीं है, वो हायर लेवल की केमिस्ट्री में इंक्लूड की जाती हैं। अब एक चार्ट ये भी है जिसमें इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो हैं ये सारी की सारी हमें बताई गई हैं वैल्यूज़। आपने यहाँ से हेल्प लेनी है, ये आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, ये सिर्फ हेल्प लेने के लिए है। वो ये बताएगा कि पीक किस तरह की और किस रेंज में एग्जिस्ट करेगी। इसके लिए की नोट नीचे गिवन है। एस का मतलब स्ट्रॉन्ग, एम मीडियम, डब्ल्यू वीक, ब्रॉड एंड नैरो, वेरिएबल। मैं आपको ज़रा इनको एक्सप्लेन करता हूँ कि स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है, मीडियम को छोड़ देता हूँ, वी का मतलब क्या है, ब्रॉड एंड नैरो, इसका मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये है हमारे पास एक सैम्पल इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए। यहाँ पे जितनी ज़्यादा पीक नीचे की तरफ टच करेगी, मतलब कि उतना ज़्यादा एब्जॉर्ब हुई है। मैंने ये कहा था ना कि 5% अगर ये इसको लाइक कर रही है, ट्रांसमिटेड 5% है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 95% एब्जॉर्ब है। तो हमने यही देखनी है कि कौन सी पीक सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही हैं या काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट एब्जॉर्ब हो रही हैं। यहाँ पे आपको जो नज़र आ रही हैं, एक ये होगी, एक ये होगी, एक ये 3, फिर एक ये भी है, और टू सम एक्सटेंट ये भी एग्जिस्ट करती है। ये वो पीक्स हैं जो काफ़ी हद तक बाकियों से ज़्यादा प्रोमिनेंट है। इनको हम कहते होते हैं स्ट्रॉन्ग। ये स्ट्रॉन्ग पीक्स हैं, इनको स्ट्रॉन्ग कह दिया। और जो वीक होंगी वो जो कि बहुत ही वीकली एब्जॉर्ब हो रही हैं, ये सारी की सारी, इनको हम वीक पीक्स कहेंगे। डब्ल्यू यूज़ करूँगा इसके लिए, ये है वीक। तो स्ट्रॉन्ग और वीक में ये डिफरेंस होता है। इसके अलावा ये जो मैंने ऑलरेडी जिसको स्ट्रॉन्ग कहा था, इसमें एक और जो चीज़ मज़ीद जो प्रेजेंट है वो ये है कि इट इज़ वेरी पॉइंटेड, वेरी नैरो, बहुत पतली है ये, इसको हम कहेंगे नैरो, और साथ में इसको शार्प भी कहते हैं। नैरो या शार्प, इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाएगा। और ये जो पीक है, इट इज़ नॉट नैरो, इट इज़ नॉट शार्प, बल्कि ये क्या है, इट इज़ अ ब्रॉड टाइप, ये ब्रॉड पीक है। तो इस तरह से आप डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करती हैं, स्ट्रॉन्ग, वीक, नैरो, शार्प। अब मीडियम कौन सी होगी? मैं कह सकता हूँ कि ये मुझे मीडियम नज़र आ रही है, ना ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ना ये बहुत वीक है, तो इसके लिए ये मीडियम भी वर्ड यूज़ किया जा सकता है। सो आपके लिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, वीक ज़्यादा मैटर करता है, और इसी तरह से ब्रॉड एंड शार्प ये मैटर करता है। तो यहाँ पे जो चार्ट है, इस चार्ट की हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से वाले फंक्शनल ग्रुप की कहाँ कहाँ पे पीक एग्जिस्ट करती हैं। और ये जो स्ट्रेच का वर्ड था मैंने आपको अभी क्लियर कर दिया था, स्ट्रेच एंड बैंड। शाफिन आपने ये देख लिया था स्ट्रेच एंड बेंडिंग जो मैंने अभी दिखाई थी, वीडियो के फॉर्म में दिखा दी थी, इसलिए यहाँ पे ये वर्ड यूज़ किया जा रहा है। अब आप ये नोट करेंगे कि सारी की सारी जो स्ट्रेचिंग की पीक, जो स्ट्रेचिंग की जो वाइब्रेशंस हैं, दे आर ऑल एग्जिस्टिंग ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ द ग्राफ। और लेफ़्ट साइड पे वैल्यू ज़्यादा है वेव नंबर की, जितनी वेव नंबर की वैल्यू ज़्यादा होगी इसका मतलब ज़्यादा होगा कि वो उतनी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रही है एनर्जी। इनकी जो बॉन्ड है इसमें एनर्जी ज़्यादा है, इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और जितनी लेफ़्ट साइड पे जा रहे हैं वेव नंबर की वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है, इसका मतलब वो उतनी ही ज़्यादा वीक हैं। इसी वजह से आपको राइट साइड पे देखना, सारी की सारी जो नज़र आ रही हैं पीक्स, वो मोस्टली बेंडिंग की हैं, ये सारी बेंडिंग वाली हैं। तो बेंडिंग की एनर्जी कम होती है और स्ट्रेचिंग की एनर्जी ज़्यादा होती है। स्ट्रेचिंग में सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक दोनों इंक्लूडेड होती हैं, और बेंडिंग के अंदर 4 थी, रॉकिंग, वैगिंग, सीजरिंग एंड यस, रॉक, सीजर, वैग, और एक और भी था। तो ये इंक्लूडेड होती बेंड। है। बेंडिंग की ही मैं बात कर रहा हूँ। बेंडिंग में ये थी ना एक फिक्स जो है ना रेंज नहीं आपको नज़र आ रही। ओके, अब ये टेबल बेसिकली ये काफ़ी सिंपलीफाइड टेबल है। वो जो पिछला टेबल दिखाया था उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि उसमें कुछ मैंने भी इसमें ऐड की हुई थी बाय कोरिलेटिंग अदर ग्राफ्स, बाय कोरिलेटिंग अदर टेबल्स।
ये सिंपल सा है कि आपको जस्ट ये टेबल प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आपने इस टेबल को देखते हुए अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड की फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना होगा। अब लेट्स सपोज वो ये कहता है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन मिल रही है एट 1700 पर सेंटीमीटर। अब ये किस चीज़ में लाइक कर रही है 1700 पर सेंटीमीटर? ये अब आप देखें तो सी डबल बॉन्डेड ओ इसको लाइक कर रही है, यहाँ पे इस पे प्रेजेंट है। हम ये नहीं कह सकते कि इसमें सी एच प्रेजेंट था या इसमें ओ एच प्रेजेंट था, इसमें एन एच प्रेजेंट था, नहीं, इसमें जो प्रेजेंट था वो था सी डबल बॉन्डेड ओ, ये प्रेजेंट था अब इसमें। अब ये हमें देखना होगा कि क्या वो कीटोन का है या वो कार्बोक्सिलिक एसिड का है। तो सिर्फ एक वैल्यू से हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि क्या वो कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा या वो कीटोन का होगा, विच मीन्स आपको उसमें मज़ीद इंफॉर्मेशन चाहिए। अब आपको अच्छे से पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है COOH, जबकि कीटोन का क्या होता है? मुझे कोई बताएगा कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? COOR। COOR। R मतलब एल्काइल चेन। COOR आप ये कह रहे हो? C double R O C double R O डबल आर ओ दो एल्काइल होते हैं ना। O R। जी यार शाफिन आपने क्या बताया? सर R COOR। हाँ यही। अब्दुल्ला मुझे आप बताओ क्या चीज़ सर? कीटोन का फंक्शनल ग्रुप। सर RCOR। सॉरी R C डबल बॉन्ड O R और एक R पे ठीक है, हाइड्रोजन के ताकि वो ठीक नॉट है, हाइड्रोजन। ठीक है, आपने अब क्लियर कर दिया है। ये जो RCOOR जो कह रहे थे वो रॉन्ग है। R के बाद C डबल बॉन्डेड O एंड देन R, इस तरह से कहेंगे इसको। सर वो तो आप किसी भी ऑर्डर में बोल दो ना, उससे तो फर्क नहीं नहीं, जो ये कह रहे थे कि RCOOR जो कह रहे थे वो तो रॉन्ग था। ये भी मैंने सुना है, सर मैंने ये भी सुना है अभी मैं ये तो क्लियर कर रहा था कि RCOOR ये तो रॉन्ग है। सर मैंने डबल डबल बॉन्डेड बॉन्ड O बोला था। जी शाफिन आपने क्या कहा था? सर मैंने बोला था RC डबल बॉन्ड R। RC डबल बॉन्ड OR बोला था। शाफिन आप अभी भी गलत बता रहे हो। ठीक है, जो आपने पहले सर बोला सबने ना, सुन लिया सर, पूछ लें शान लिया मैंने इसलिए ये बोला था कि नहीं बोला। अच्छा देखो, क्लियर इसका तरीका यही है कि आप इसको कह दो RO, बस ये ना दो, ये भी नहीं, ये जो था ना ये तरीका ठीक है। देखो कहने का मकसद ये था कि यहाँ पे सिर्फ एक ही कार्बोनाइल ग्रुप है जबकि इसके साइडों पे अल्काइल चेन्स हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोनाइल बॉन्ड भी है और साथ में OH बॉन्ड भी है इसमें। तो इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए फर्दर जो आइडेंटिफिकेशन होगी वो ये होगी कि इसमें OH ग्रुप भी प्रेजेंट होगा जो कि कीटोन में नहीं है, और OH ग्रुप के लिए जो वेव नंबर की रेंज है डेट एग्जिस्ट एट दिस रेंज, और इसकी ये वैल्यू ब्रॉड होती है, ब्रॉड पीक होती है यहाँ पे, मीडियम ब्रॉड पीक होती है और मीडियम टाइप की होती है, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, बस ये मीडियम टू स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये फर्क क्या होगा कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में फिर? अल्कोहल में आप खुद देख लो, अल्कोहल में क्या कोई और पीक एग्जिस्ट कर सकती है अल्कोहल में इसके अलावा? तो कार्बोक्सिलिक एसिड के दो हैं ये। यस, कार्बोक्सिलिक एसिड की दो हैं, तो अल्कोहल की सिर्फ एक ही होगी जो कि सिर्फ OH होगी। अल्कोहल में सिर्फ जैसे कि OH, आप मतलब वो डायोल हो तब भी वो OH की होगी, तब भी वो OH की ही होगी, इसलिए नहीं। तो सर इसका ये मतलब है कि अगर कार्बोक्सिलिक ले रहे हैं तो एक उसमें अल्कोहल की होगी और दूसरी कार्बोनाइल की कार्बोनाइल जो एल्डिहाइड होगा बेसिकली। C डबल बॉन्डेड O कार्बोनाइल्स को कहते होते हैं, एल्डिहाइड नहीं कहेंगे। एल्डिहाइड का मतलब होगा साथ में H भी है। मैं कह रहा हूँ कि कार्बोनाइल की होगी इसमें एक पीक, कार्बोनाइल ग्रुप की, ठीक हो। तो एक OH की होगी और एक कार्बोनाइल की होगी, तो ये मतलब पता लग देगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। अभी हमने कुछ एग्जांपल स्टडी करनी है, इसमें मैंने काफ़ी एग्जांपल ऐड की हुई हैं, तो आपको बल्कि याद भी हो जाएगी पीक देख कर कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड की है, मैंने इतनी ज़्यादा इसमें पीक्स ऐड की हैं।
फ्रॉम द पास्ट पेपर्स। काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव किस्म के ये नोट्स हैं, अगर आप देखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। सो डिफरेंट वेज ऑफ यूजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा। आपने एब्जॉर्प्शन देखनी है, फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करनी है इसमें से, ठीक है। ये फिर से टेबल आ गया, इसको लीव करते हैं। इसके नेक्स्ट है फिंगरप्रिंट रीजन। फिंगरप्रिंट रीजन बेसिकली हम कहते होती हैं जो कि रेंज लाई करती है फ्रॉम 500 टू 1500 पर सेंटीमीटर। इसमें बेसिकली होता ये है कि अगर मैं दोबारा से यही आपको डायग्राम दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ज़्यादातर केसेस में 15 से लेके 1500 की जो रेंज होती है, इसमें ढेर सारी छोटी छोटी पीक्स एग्जिस्ट कर रही होती हैं। ये इतनी क्लोज होती हैं एक दूसरे से कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये कौन से वाले कंपाउंड, ये कौन से ज़्यादा एलिमेंट्स की वजह से बन रही है। तो हम इनको रीड ही नहीं करते, हम इनको अपने जो है ना आइडेंटिफिकेशन में हम इनको यूज़ नहीं करेंगे। तो ये वो फिंगरप्रिंट रीजन को रिप्रेजेंट करता है। मैम अगर मज़ीद डायग्राम दिखाना चाहूँ तो उस पर भी आप देख लेंगे, जैसे कि ये है यहाँ पे अब 1500 तक ये जो रेंज है 500 से 1500, इसमें ढेर सारी पीक्स एग्जिस्ट कर रही हैं। तो इनको हम बेसिकली नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। हम फिर जो यूज़ करेंगे 1500 एंड ऑनवर्ड, जिस तरह कि एक ये पीक है, काफ़ी इंटेंस पीक है, फिर एक ये काफ़ी इंटेंस पीक है, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड की पीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो शो की जा रही है वो OH की भी पीक शो की जा रही है, यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप की भी शो की जा रही है। तो मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है। आगे कितने कार्बन एटम का है ये अभी हम इसमें नहीं चेक कर सकते, ये IR के डोमेन से बाहर की बात है। IR की डोमेन में रहते हुए हम सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें कितने कार्बन एटम है, कौन सा उसमें आइसोमर है, ये इसके लिए दूसरी स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है। तो सर जो दूसरी पीक्स है वो क्या शो कर रही हैं? हाँ, ये जो पीक्स, अगर आप मुझे एग्जांपल दो, आप किसकी पूछना चाह रहे हो उसमें से? जो राइट वाली मैंने की थी लेबल, जो हाँ राइट वाली, मतलब जिनके ऊपर सर्कल लगे हुए हैं। ये बेसिकली इम्प्योरिटीज़ को भी रिप्रेजेंट करती है, और इसके अलावा ये रिप्रेजेंट कर सकती है कार्बन टू कार्बन बॉन्ड्स को भी, कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड्स जो कि बेंडिंग मूवमेंट में आते हैं। बेंडिंग में आप देखा था ना, बेंडिंग भी है और स्ट्रेचिंग भी है। तो बेंडिंग की एनर्जी कम थी, तो ये बेंडिंग मूवमेंट को भी रिप्रेजेंट कर सकती है, और इसी तरह कार्बन टू कार्बन की भी बेंडिंग रिप्रेजेंट कर सकती है। तो बेंडिंग की जितनी होती है उन सबकी एनर्जी कम होती है, स्ट्रेचिंग में ज़्यादा नहीं थी, और स्ट्रेचिंग की एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है, ठीक हो गया सर। और साथ में इम्प्योरिटीज़ को भी रिप्रेजेंट कर सकती है, जो कोई उसमें दूसरे एलिमेंट्स भी प्रेजेंट हो जो कि फंक्शनल ग्रुप नहीं होंगे। लेट्स सपोज वेव नंबर की बात हो गई है, मैंने एग्जांपल के साथ भी कर लिया इसको। हाँ, प्रिडिक्टिंग द स्पेक्ट्रम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सपोज यू आर गिवन an identity of an organic compound, this must be a formula displayed skeletal structure or name. You should then be able to predict the wave number ranges of the compounds infrared spectrum. आपको दोनों तरह से चीज़ को अंडरस्टैंड करना होगा। कहीं पर आपको कंपाउंड का स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा और आपने बताना होगा कि इसकी रेंज कहाँ पे एग्जिस्ट करेगी, इसकी वेव नंबर कहाँ पर आनी चाहिए, और कहीं पर आपको वेव नंबर की वैल्यूज दे दी जाएंगी और आपको कहा जाएगा कि आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। मैंने आपको जो है ये ब्रॉड और शार्प भी एक्सप्लेन कर दिया, स्ट्रॉन्ग और वीक एक्सप्लेन कर दिया। अब हम एक एग्जाम्पल यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपको ये टेबल दिया गया है, इसमें जो है ये, अच्छा याद रखना, मैंने जो इनिशियल जो एग्जांपल्स इंक्लूड किए हैं इनके अंदर ऑलरेडी जो कंपाउंड है उसको आइडेंटिफाई कर दिया गया है, इससे पहले से बताई गई हैं, लिहाजा आपके लिए आसानी होगी समझने। अब हमारा ये जो कंपाउंड है इसमें फंक्शनल ग्रुप जो प्रेजेंट है, आप बता सकती हैं इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है इस कंपाउंड में? हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी, मतलब कि OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो
अब OH ग्रुप की जो हम वैल्यू है इसको पहले देखते हैं। ये आती है 3750 से लेके 3200, और याद रखना ये स्ट्रेचिंग की बेसिकली शो करेगा क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो 37 से 3200, तो हमें यहाँ पे जो OH की नज़र आई 37 से 2200, 3750 से 3200, ये वो रेंज है। इस रेंज को मैं कहूँगा 37 लेट्स सपोज यहाँ पर आ रही है और 3 to 50 समथिंग अवर है। इतनी रेंज में हमें OH की पीक मिलनी चाहिए थी और वो ये वाली पीक है। एंड दिस इज़ अ ब्रॉड पीक, शार्प एंड स्ट्रॉन्ग। दिस वन इज स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड, ये स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड पीक है। तो ये उसकी पीक होगी। फिर इसके अलावा इस कंपाउंड में आपको CO की पीक भी मिलनी चाहिए क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्डेड है। तो इसकी पीक की वैल्यू, कुछ वैल्यूज़ आपको बार बार करने से याद भी हो जाएंगी। CO की जो पीक है इट एग्जिस्ट एट, यहाँ पे नहीं गिवन, सो यहाँ पे प्रेजेंट है 1040 से 1300, ये इसकी रेंज है 1040 to 1300। तो 1040 से थोड़ी सी अबव एंड 1300 समवेयर हेयर, यहाँ पे ये एग्जिस्ट करती है। तो ये पीक काफ़ी इंटेंस पीक है, डेट बिलोंग्स टू CO। तो हमें ये दो पीक से क्लियर हो गया कि ये कंपाउंड जो है वो अल्कोहल का है। CH तो डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगी हर किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी क्योंकि उसके अंदर CH बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, और ये CH बॉन्ड की होगी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। ये बेंडिंग नहीं है, ये स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है क्योंकि बेंडिंग की वैल्यू जो होगी वो इसी रेंज में, फिंगरप्रिंट रेंज में एग्जिस्ट करेगी। यहाँ से करने स्टैंड 1500 के आसपास। अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं और कहीं पर नहीं रखती, जो फिंगरप्रिंट में है। हमने कहीं पर उसको 500 से लेके 1500 कह दिया है फिंगरप्रिंट, लेकिन साथ में हमने इसको भी इंक्लूड किया हुआ जो कि उसी फिंगरप्रिंट रीजन में एग्जिस्ट कर, लेकिन ये काफ़ी इंटेंस पीक है इसलिए इसका यूज़ हो रहा है यहाँ पे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसके पैराग्राफ में मिल जाएगी कि टेबल को यूज़ किया आपने और आपने उनकी पीस को आइडेंटिफाई किया फ्रॉम द टेबल, तो उससे आपको चेक हुआ कि मॉलिक्यूल जो है वो अल्कोहल का है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप की भी पीक होगी और हाइड्रोक्सी पार्ट की भी पीक होगी, लेकिन हाइड्रोक्सी यहाँ पर जो होगा, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का डेट विल बी अ ब्रॉड टाइप। इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं उसी टेबल में, क्योंकि उसने अल्कोहल के OH की पीक और कार्बोक्सिलिक एसिड के OH की पीक को दोनों को डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। जी, अगर तो OH की होगी तो उसकी पीक 2500 से 3300, स्ट्रॉन्ग एंड वेरी ब्रॉड, ये बहुत ही ब्रॉड किस्म की होगी, वेरी ब्रॉड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। और अगर अल्कोहल की हुई तो अल्कोहल के केस में शार्प होगी, नॉट ब्रॉड, इट इज़ शार्प, पॉइंटेड टाइप की, लेकिन ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो शार्प भी है साथ में। और इसकी वैल्यू आप देखें तो 35 to 8, 35, 80, 36, 50, ये यहाँ पे लाइक कर रही हैं। तो इसकी पीक की ये रेंज है। तो इससे आप चेक करेंगे कि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। ये हाइड्रोजन बॉन्डेड जो है ये बेसिकली बताता है कि आपको याद होगा कि कुछ अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो दूसरे अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स को आपस में बॉन्ड कर रहे हों, मतलब कि हम कह सकते हैं यहाँ पे वाटर की अमाउंट कम होगी, ये भी कह सकते हैं। एक अल्कोहल दूसरे अल्कोहल को हाइड्रोजन बॉन्डेड शो कर रहा है, कुछ इस तरह की एग्जांपल होती है। लेकिन आपने इस रेंज को देखना है, अल्कोहल जो है वो इसी पूरे रेंज में एग्जिस्ट करेगी, सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट नहीं होगा। जी, यहाँ तक सबको क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं
एथेनॉइक एसिड, एक यहाँ पे, अच्छा ये एस्टर को देखते हैं। ये एस्टर है, इस एस्टर में आपको जो पीक मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए कार्बोनाइल ग्रुप की, CO की, और CH की तो डेफिनेटली इसमें एग्जिस्ट करेगी। अब जो यहाँ पे जो पीक लेबल की गई है ये कार्बोनाइल ग्रुप की पीक है। इसको देखने के लिए फिर से आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, लेकिन चूँकि अब कार्बोनाइल ग्रुप कई ज़्यादा कंपाउंड में एग्जिस्ट करता है, हमें देखना है सिर्फ एस्टर का। तो एस्टर के लिए हम यहीं से देख लेते हैं, इसमें नहीं गिवन, इस टेबल में। ये है एस्टर के लिए पीक, तो डेट लाइज वो 1710 to 1750, ये यहाँ पे लाइक कर रही है 1710 to 1750। सो 1710 से 1750 ये हमारी रेंज बन रही है अराउंड हेयर। और बाकी जो CO बॉन्ड है ये भी 1000 के करीब यहाँ पे लाइक कर रही थी। ये रेंज जो है ये CO की थी, 10402 ऑलमोस्ट इसी रेंज में थी। तो दोनों यहाँ पे पीक्स एग्जिस्ट कर रही हैं, तो इसका मतलब हुआ ये एस्टर की पीक है। और ये जो पीक है डेट इज़ एसोसिएटेड विद द CH पीक ऑफ द स्ट्रेच, ये स्ट्रेचिंग की है, या जैसा आप स्ट्रेच इसको CH ही कह रहे हैं, CH की ये पीक है। तो इस तरह से हमने चेक कर लिया कि ये एक एस्टर कंपाउंड है। अब हम इसको देखते हैं, ये है एक अमाइन कंपाउंड। अब अमाइन कंपाउंड में कार्बन टू नाइट्रोजन बॉन्ड भी एग्जिस्ट करता है और नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड भी एग्जिस्ट करता है। तो हमने इन दोनों की पीक्स को चेक करना है। कार्बन टू हाइड्रोजन भी डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है, लेकिन हमारे लिए ज़्यादा प्रायोरिटी जो है वो CN और NH की है। तो फिगर 18.7 shows amine group NH absorbs in the range 3300 to 3500। तो 3300 से 3500 ये रेंज एग्जिस्ट कर रही है। ये NH2 अमाइन ग्रुप की पीक है। अगर हम CN की भी देख लें साथ में, CN की जो बॉन्ड है वो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं की गई, यहाँ पर डाटा सेक्शन में भी आपको नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम यहाँ से देखना चाहें CN, ये है इसकी पीक। एलिफेटिक अमीन्स, एलिफेटिक होते हैं जो कि जिसमें बेंजीन के कंपाउंड, बेंजीन के रिंग ना हो, उनको हम कहते हैं एलिफेटिक। तो ये CN स्ट्रेच है डेट नाउ लाइज अवर 1100 थोड़ी सी नीचे है, और 1250 के या 1280 के अराउंड, 1280 टू 1080 कह देता हूँ मैं उसको, 1080 टू 1280, सॉरी 1080 टू 1180, ये इसकी रेंज है। जस्ट मेक इट श्योर कि ये अमीन की ही स्पेक्ट्रम है। टेन 80 टू 1180। अभी हमने ये नहीं देखा था कि वो स्ट्रॉन्ग थी या वो वीक थी, तो इसकी जो वैल्यू रेंज करनी चाहिए वो फिर इस थोड़ी सी आगे मूव कर गई है। इसलिए हमारी ज़्यादा सिक्योरिटी जो होगी वो NH जो माइन पीक है जो काफ़ी ब्रॉड है और 3500 में एग्जिस्ट करती है, तो इस बेस पे हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया। की जो एग्जांपल्स हैं उनको अब हम कवर करेंगे इन दी क्लासरूम में हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अमाइन ग्रुप का जो है इसमें हमने ये देखना है कि जो NH की जो पीक है अमोनिया अमाइन ग्रुप की जो पीक है उसको हम देख लेते हैं यहाँ से।
वैसे ही मैंने आपको ये बताया था कि मैंने ऑलरेडी पहले से कंपाउंड्स और उनके पीक्स को मैंने मेंशन कर दिया। अभी हम क्वेश्चन को फाइंड नहीं कर रहे, अभी ऑलरेडी आपको गिवन है। अच्छा तो NH की पीक हम देखते हैं इस टेबल में से, ये बनती है अवर हेयर एंड दिस इज़ 3000 एक सेकेंड 3300 से 3500 एंड दैट गोज़ टू वीक। ठीक है, ये वीक का है, इसने आगे बताया ही नहीं कि ये ब्रॉड है या शार्प है। मैं मैं चार्ट की हेल्प लेता हूँ NHP के लिए, और वो यहाँ पर है, यहाँ पे लिखा है मीडियम, इसको उसने यहाँ पे मीडियम कर दिया। प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन और अमाइड दोनों के लिए इसने NHP यहाँ पे लिया। तो मीडियम टाइप है और 3300 से लेके 3500 इसकी रेंज है, 3300 से 3500। तो जो अब हम IR स्पेक्ट्रम देख रहे हैं अमाइन का, वो यहाँ पर है। तो 3300 से लेके 3500 में वैसे कहीं पर इसको मीडियम का है, कहीं पर इसको वीक का है। अब ये जो डिफरेंस आता है ये बेसिकली आता है क्योंकि इसके अंदर जो कंपाउंड डिज़ोल्व किया जाता है वो भी किसी न किसी सॉल्वेंट में किया जाता है, तो उस सॉल्वेंट का भी इफ़ेक्ट किया जाता है कंपाउंड के ऊपर। अब इसके अंदर जो है 2 कार्बन एटम्स का ये अमाइन कंपाउंड था, तो हो सकता है कि इसकी कहीं ना कहीं भी बॉन्डिंग क्रिएट होगी हो विद द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, तो इस वजह से भी थोड़ा सा यहाँ पे चेंज आपको नज़र आ रहा है इन टर्म्स ऑफ द इंटेंसिटी कि वो ज़्यादा इंटेंस हो गया। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि 3300 से लेके 3500 तक की ये पीक है, तो ये इंडिकेट कर रही है डैट इज़ एन अमाइन कंपाउंड। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी सेम इसी ऑलमोस्ट सेम इसी पोर्शन में थी, लेकिन उसके साथ से कार्बोनाइल ग्रुप की भी पीक थी और वो होती है अराउंड अबाउट 1600 टू 1700, वहाँ पे रेंज करती है, जबकि यहाँ पे 1700 में कोई भी पीक आपको नहीं मिल रही। 1700 में इस पॉइंट पे काफ़ी इंटेंस पीक थी, तो उसका ये इंडिकेट कर रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप की वजह से यहाँ पे पीक थी, डेट वाज दी अमाइन ग्रुप। अभी फर्दर एग्जांपल इंक्लूड की हुई हैं, ये एग्जांपल आगे अगर आप देखेंगे तो ये सारे के सारे पीक्स हैं, अभी हमने इन सबको कवर करना है। तो जब आप ये करेंगे तो आपको कई ज़्यादा पीक्स में रिजेम्बलेंस भी नज़र आएगी, वो पता लग जाएगा कि किस फंक्शनल ग्रुप से कौन सी पीक बिलोंग करती है। तो सर ये जो ये सारी पी नंबर्स हैं ये उसमें टेबल में दी वो जो डाटा सेक्शन में आपको पास्ट पेपर की प्रैक्टिस के लिए आपको दिया गया, लेकिन जब आप एक्चुअल पेपर अटैम्प्ट करेंगे तो उसमें ये आपको कहीं पर दे देगा, कहीं पर नहीं भी देगा, हो सकता है कहीं पर ना भी दे। वो आपसे एक्सपेक्ट करे कहीं पर आपको ये चीज़ आती भी है। ज़्यादातर केसेस में जहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन है तो वहाँ पे इसने ये वैल्यू नहीं दी, वहाँ पे इसने बगैर वैल्यू के भी क्वेश्चन जो हैं वो पूछे हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये टेबल्स एज सच वहाँ पे प्रिंट किया गया। तो अभी हम जो अमाइन का देख रहे थे वो ये था, ये पार्ट था वो अमाइन का।